देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो हम देख रहे थे बॉटनिकल नोमेनकल्चर, उस बॉटनिकल नोमेनकल्चर में हमने जो है वो जीनस के बारे में देख लिया था कि भाई जीनस क्या होता है। जीनस के साथ साथ हमने जो है वो ये भी देख लिया था कि भाई जो मोनोटिपिक जीनस है वो क्या होता है। अब हम देखेंगे आगे कि भाई फैमिली क्या होती है। तो फैमिली जो है वो एक क्लोजली रिलेटेड जो जीनस है उनका ही क्या होता है, एक ग्रुप होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 जीनस या 10 वंश हैं, उन 10 वंश वो आपस में उनके लक्षण मिलते हैं, एक समान है लगभग लगभग, तो उन सारे के सारे 10 वंशों को एक फैमिली में रख देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक फैमिली जो होती है उसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, जीनस। देखिए जीनस तो है जो वो एक वचन है, और जीनस का ही बहुवचन क्या होता है, जेनेरा। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपके। तो एक फैमिली के अंदर क्या पाए जाते हैं, कई सारे जीनस। एक जो फैमिली है इसके अंदर कई सारे आपको जीनस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक जो जीनस है उसमें कई सारी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। यानी कई सारी स्पीसीज से मिलकर के एक जीनस बनता है, और कई सारे जीनस से मिलकर एक फैमिली का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप देखिए मोनोटिपिक फैमिली। वही मैंने क्या कहा, एक जो जीनस होती है उस जीनस के अंदर, एक जो जीनस होती है उस जीनस के अंदर क्या होता है, उस जीनस के अंदर देखिए एक जो जीनस होता है ना, उस एक जैसे मोनोटिपिक फैमिली क्या होती है, एक जो फैमिली होती है उसके अंदर कई सारे जीनस होते हैं, परंतु मोनोटिपिक फैमिली में क्या होता है, केवल केवल एक सिंगल जीनस ही यदि हो किसी फैमिली में, तो ऐसी फैमिली क्या कहलाती है, मोनोटिपिक फैमिली। ये बिल्कुल इसी की तरह मोनोटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस क्या होता है, ऐसा जीनस जिसमें केवल और केवल क्या हो, सिंगल, जिसमें कि केवल केवल क्या हो, सिंगल स्पीसीज हो। ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा, मोनोटिपिक जीनस। इसी तरीके से मोनोटिपिक फैमिली भी जो है वो होती है। फिर अब आप देखिए ये आगे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोटिपिक फैमिली का एग्जाम्पल है पोडोफिलेसी। ठीक है, अब आगे आप देखिए यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं हैं, जैसे कि माइक्रो स्पीसीज क्या है, जॉर्डन स्पीसीज क्या है। तो माइक्रो स्पीसीज और जॉर्डन स्पीसीज एक ही बात है, ऐसी जातियाँ जिनमें की विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें केवल केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन इनमें उपस्थित होता है। लैंगिक जनन जो है इनमें अनुपस्थित होता है। मतलब कि जो विभिन्नताएं आती हैं वो किसके द्वारा आती है, लैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं नहीं आती है। ठीक है, तो जिन जातियों में बहुत कम विभिन्नताएं पाई जाती है, क्यों? क्योंकि उनमें लैंगिक जनन हो ही नहीं रहा। लैंगिक जनन विभिन्नता लाता है। ठीक है, केवल कोई अलैंगिक जनन हो रहा है और अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं आती ही नहीं है। तो इसमें केवल केवल अलैंगिक जनन होने के कारण विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, और ऐसी जातियाँ क्या कहलाती है, माइक्रो स्पीसीज या फिर जॉर्डन स्पीसीज। ठीक है, फिर आप देखिए सिबलिंग या फिर क्रिप्टिक स्पीसीज के बारे में आपको बताया जा चुका है कि भाई सिबलिंग स्पीसीज या क्रिप्टिक स्पीसीज क्या होती है, जो मोर्फोलॉजी जिनकी सेम हो और जिनमें इनब्रीडिंग नहीं होती हो, वो क्या कहलाती है, सिबलिंग बोल दो या क्रिप्टिक स्पीसीज बोल दो। इसके एग्जांपल ब्रेसिका ओले रेसिया। ठीक है, ये कुछ वो है परिभाषाएं जो आपके 1 नंबर 2 नंबर में आ सकती है, जैसे एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक। एलोपेट्रिक यानी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में, यानी ऐसी जातियां जो कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, वो तो एलोपेट्रिक। और जो सिम्पेट्रिक स्पीसीज यानी कि जो कि एक ही जोग्राफिकल रीजन में पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगी, सिम्पेट्रिकल स्पीसीज। जैसे कि मान लीजिए भारत में बात करें तो भारत में एक तो होता है सुंदरवन का बाग, एक होता है रणथंभौर का बाग। अब ये सारे के सारे क्या है, एक ही जियोग्राफिकल रीजन में, एक ही भौगोलिक क्षेत्र भारत में प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे बाग क्या हो जाएंगे, सिम्पेट्रिक स्पीसीज। और इसी प्रकार से कोई अलग अलग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में हो तो वो क्या कहलाएंगी, फिर अलग अलग, तो वो क्या कहलाएंगी, एलोपेट्रिक स्पीसीज। फिर इसके बाद में अब आप देखिए, इसके बाद में आपके क्या आता है कि एलोक्रोनिक और सिनक्रोनिक। अलग अलग टाइम पीरियड में यदि कोई स्पीसीज मिल रही है, जैसे कि मनुष्य एवं डायनासोर, तो वो क्या कहलाएंगी, एलोक्रोनिक स्पीसीज। और सिनक्रोनिक स्पीसीज यानी कि जो कि सेम टाइम पीरियड में मिल रही है, जैसे कि डायनासोर एवं
कियोप्टेरिस। ठीक है। मनुष्य और डायनासोर अगर हम बात करें, मनुष्य आज है, डायनासोर 3 करोड़ साल साल पहले थे, तो डिफरेंट टाइम पीरियड हो गया। तो एलोक्रोनिक सेम टाइम पीरियड में, जैसे डायनासोर भी 3-4 करोड़ साल पहले थे और आर्क्योप्टोरिस भी 3-4 करोड़ साल पहले, तो ये सिंक्रोनिक स्पीसीज जो कि एक ही टाइम पीरियड में एक साथ मौजूद होती है। ठीक है। इसके बाद में अब आप देखिए क्या है कि पैलेयो स्पीसीज और नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। पैलेयो स्पीसीज जो कि अब वर्तमान में तो क्या हो गई है, लुप्त हो गई हैं। ठीक है। और अब केवल और केवल उनके क्या मिल रहे हैं, जीवाश्म, जैसे कि डायनासोर। डायनासोर वर्तमान में लुप्त हो चुका है ही नहीं डायनासोर, कोई सा भी जीवित जीव डायनासोर का। इसके केवल और केवल क्या मिलते हैं आपको, केवल और केवल जीवाश्म ही जो है वो इसके आपको मिलते हैं। तो वो क्या कहलाएंगी, पैलेयो स्पीसीज। नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज जो कि अभी वर्तमान में क्या है, जीवित हैं, वो क्या कहलाएंगे, नियोंटोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ नोमेनकल्चर। ये यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं नामकरण के सिद्धांत। ठीक है। देखो आईसीबीएन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, जबकि आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। आईसीबीएन तो बॉटनिकल और एनबी नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। आईसीबीएन तो पादपों के नाम देता है और आईसीएनबी जो है वो बैक्टीरियाओं के नाम देता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से है आईसीएनसीपी इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनकल्चर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स मतलब कि खेती वाले पौधों के नाम जिस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, या जिस संस्था ने खेती हर वाले पौधों के नाम के लिए नियम बनाए हैं, वो क्या है, आईसीएनसीपी। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आईसीवी, इसके बाद में क्या आता है, आईसीवीसीएन। आईसीवीसीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर। वायरस का वर्गीकरण और नामकरण जिस संस्था के द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर दिया जाता है, वो क्या है, आईसीवीसीएन। इन पांचों में से आपके कोई सी भी एक जो है वो, जैसे कुछ भी पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये परीक्षा में आ जाता है। ठीक है। अब आप देखिए नामकरण में लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। लैटिन लैंग्वेज इज यूज बिकॉज, क्यों, क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब एक मरी हुई, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इस जो लैटिन लैंग्वेज में है वो चेंजेस बहुत कम होते हैं, मतलब कि इसके शब्दों में जो परिवर्तन है वो बोलने के बराबर होता है। इसलिए वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में दिया जाता है। ठीक है। इंग्लिश भाषा में नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि इंग्लिश भाषा और जो दूसरी भाषाएं हैं, अदर लैंग्वेजेज हैं, ये क्या होती है, चेंजेस होते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ ले कि भाई नामकरण कौन सी भाषा में दिए जाते हैं एवं क्यों दिए जाते हैं, तो नामकरण जो है वो लैटिन भाषा में दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज से हमारा आशय है कि इसके शब्दों में या फिर इस भाषा में परिवर्तन न के बराबर होते हैं, जबकि जो अदर भाषाएं हैं उनमें जो परिवर्तन है वो क्या है, बहुत सारे, जैसे इंग्लिश है, अदर लैंग्वेज हिंदी है, इनमें परिवर्तन क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आप टोटोनिम देखिए। टोटोनिम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। टोटोनिम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी जीव का हम वैज्ञानिक नाम देते हैं, तो ये जो मेलस मेलस किसी एक जीव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। तो मेलस ये तो क्या है, पहला होता है एक जेनेरिक नेम। ठीक है। जीएन यानी जेनेरिक नेम, यानी उसके वंश का नाम, और क्या होता है उसका स्पेसिफिक नेम, यानी कि उसकी जाति का नाम। तो इन जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम, इससे मिलकर के ही क्या बनता है, किसी भी एक जीव का वैज्ञानिक नाम बनता है। तो जो जूलॉजी है, टोटोनिम का मतलब क्या होगा, जबकि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो तो वो क्या कहलाता है, टोटोनिम कहलाता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये टोटोनिम है ना, यानी जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम, ये जूलॉजी में तो अलाव है, यानी किसी भी जीव का, जंतु का वैज्ञानिक नाम में स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो सकता है, यानी टोटोनिम जूलॉजी में अलाउ है, परंतु बॉटनी में ये टोटोनिम अलाउ नहीं है। बॉटनी में स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। फिर आप देखिए बाइनोमियल सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति, प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनेस। प्रपोज का मतलब होता है देना, प्रस्तुत करना। ये प्रस्तुत किसने करी थी, गैस्पोड बहिन ने, परंतु इसका संस्थापक कौन था, कैरोलस लीनियस। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
बायनोमियल सिद्धांत किसने दिया था या किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गैस्फोर्ड बोहिन ने। जबकि बायनोमियल जो सिस्टम है द्विनाम पद्धति का संस्थापक कौन था? कैरोलस लीनियस। क्यों? क्योंकि इस जो गैस्फोर्ड बोहिन तो बेचारा प्रपोज करके ही रह गया था, जबकि कैरोलस लीनियस ने क्या करा था? उसको अप्लाई भी करा था। इसने क्या करा था? इस बायनोमियल सिस्टम के द्वारा ही सबसे पहले पादपोर जंतु के नाम प्रस्तुत किए थे इस बायनोमियल सिस्टम को यूज करके। और उसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिस पुस्तक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। कई बार पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस की पुस्तक का क्या नाम है, तो स्पीसीज प्लांटेरम उस कैरोलस लीनियस की क्या है? पुस्तक का नाम है। आ रही बात समझ में आपको? ये कैरोलस लीनियस ने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम। इसमें क्या था? इसने 1 मई 1753 को ये जो बुक थी ना वो पब्लिश करी थी। अब क्या हुआ? 1 मई 1753 को इसने स्पीसीज प्लांटेरम बुक पब्लिश कर दी। तो 1 मई 1753 से पहले कोई भी वैज्ञानिक नाम यदि किसी ने दिया था वो क्या है? वैलिड नहीं रहा। 1 मई 1753 के बाद में अगर कोई भी नाम दिया गया है तो वो नाम इस स्पीसीज प्लांटेरम में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। अब इसमें भी एक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता का सिद्धांत चलता है। 1 मई 1753 के बाद में मान लीजिए सारे के सारे नाम 1 मई 1753 के बाद में दिए गए वही वैलिड होंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में क्या कहता है? मान लीजिए एक वैज्ञानिक ने तो 5 मई को 1753 को दिया नाम और एक वैज्ञानिक ने 10 मई 1753 को दिया नाम। तो 1 मई 1753 के बाद में यदि कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है किसी पौधे का तो वही नाम वैलिड होगा जो कि पहले दिया गया हो। 5 तारीख पहले आती है तो ये नाम पहले दिया गया है तो ये नाम वैलिड होगा। और उसी पौधे का दूसरा नाम किसी वैज्ञानिक ने 10 तारीख को दिया है तो वैलिड वो नहीं होगा। मतलब जो 1 मई 1753 के बाद में जो नाम पहले दिया गया है वही नाम वैलिड होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे हम अगले चैप्टर में कि भाई ICBN क्या होती है। ये अभी तक हमने बॉटनिकल नोमेनकल्चर जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम आगे के चैप्टर में या फिर आगे के वीडियो में देखेंगे कि भाई ICBN क्या है। ठीक है।